School of Magic Season 2 Title टू गैदरिंग पुराने सहपाठियों का जमावड़ा। एक स्थानीय जियांगसी व्यंजन रेस्तरां में एक स्थानीय रेस्टोरेंट में आदर्श, कुणाल, हेमंत, कार्तिक और कायरा एक साथ बैठे थे। अमृत झील की आपदा के बाद संभवतः हाई स्कूल के पुराने सहपाठियों के बीच यह पहली मुलाकात थी। आदर्श को उनके परिचित चेहरे देखकर राहत मिली। आदर्श, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं आ रही है? हेमंत ने पूछा। ओह, वह पहले ही वापस चली गई। आदर्श को पता था कि हेमंत समीक्षा के बारे में बात कर रहा है। समीक्षा आदर्श के दोस्तों से कभी नहीं मिली थी। इसके अलावा हाई स्कूल के दौरान वे संभवतः अपने अतीत के बारे में बात करते थे, इसलिए उसे लगा कि डिनर में शामिल ना होना ही बेहतर है। इसके बजाय वह ग्रामीणों के निपटान की जांच करने के लिए रितिका से मिलने गई। अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कायरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा। वास्तव में नहीं, वैसे हमारी कायरा अधिक सुंदर हो गई है। आप में से किसी ने उसे निशाना क्यों नहीं बनाया? आदर्श ने पूछा। कार्तिक और हेमंत ने खोखली हंसी उड़ाई। वे उसका पीछा करना चाहते थे, फिर भी उनमें से कोई भी इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं था। हो सकता है कि वे जीवन भर बेसिक मैजिशियन ही रहे। दूसरी ओर कायरा पहले से ही प्राचीन राजधानी यूनिवर्सिटी में एक टॉप छात्र थी। गूज टावर में आपकी ट्रेनिंग कैसी है? कुणाल ने पूछा। कायरा ने आज सामान्य कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसकी आंखों में अभी भी एक युवा लड़की का सामान्य दृढ़ संकल्प और गर्व था। कोई भी आसानी से बता सकता है कि वह इतने लंबे समय के बाद आदर्श को देखने के लिए उत्साहित थी, क्योंकि वह उससे सवाल पूछती रही। हम आदर्श के सामने कल्टीवेशन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? कायरा ने अपना स्वर बढ़ाया और आंखें घुमाई। क्यों नहीं, यह ठीक है। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए और भी एलिमेंट है, इसलिए मेरी कल्टीवेशन थोड़ी मिक्स है, आदर्श ने विनम्रतापूर्वक कहा। वास्तव में मुझे देखने दो कि अब तुम्हारा स्तर क्या है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कायरा ने जानबूझकर अब तक बातचीत का नेतृत्व किया था और आदर्श के चारा लेने के बाद तुरंत बोल दिया। कायरा ने तुरंत उसका निरीक्षण किया। आदर्श ने खुद को तैयार नहीं किया। वह महसूस कर सकता था कि कायरा की इच्छा उसकी आध्यात्मिक दुनिया में बेतहाशा घूम रही है। इस प्रक्रिया से उसे कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति मानसिक रोगी ना हो। यह केवल लेवल 2 नेबुला है। कायरा की इच्छा को आदर्श ने बाधित कर दिया, क्योंकि वह आदर्श के नेबुला में से एक को महसूस कर रही थी, जिससे लड़की नाखुश होकर चिल्ला रही थी। हे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मजबूत हूँ, आदर्श ने विनम्र मुस्कान बिखेरी। अरे, लेवल 2 नेबुला पहले से ही बहुत ज्यादा है, कार्तिक चिल्लाया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से हार गया हो। कायरा, क्या इसका मतलब यह है कि आप केवल लेवल 3 तक पहुंच गई है? कुणाल ने अपनी भुएं ऊपर उठाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। एक बार जब मैं फायरफिश 9 हॉल सीख लूंगी तो मैं कॉर्प्स जनरल को संभालने में सक्षम हो जाऊंगी। मेरी रैंकिंग भी ऊंची हो जाएगी, कायरा ने कहा। कायरा की शिकायत सुनने के बाद उत्सुक आदर्श ने पूछा, रुको, तुम्हारी रैंकिंग कॉर्प्स जनरल को हराकर तय की गई है? ज़ॉम्बी सटीक रूप से कहे तो कुणाल ने सही कहा। जब उसने आदर्श के चेहरे पर वही भ्रमित भाव देखा तो वह आगे बढ़ा। छात्रों को निरर्थक द्वंद्वों में एक दूसरे से लड़ने के बजाय छात्रों को ज़ॉम्बी से निपटने में अपना प्रयास करना देना बेहतर है। यहाँ आसपास के सभी ज़ॉम्बी को मारना बिल्कुल असंभव है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों को उनके द्वारा मारे गए ज़ॉम्बीज की संख्या के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। उच्च अंक प्राप्त करने वालों को उच्च स्थान दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जो लोग नामांकन प्रारंभिक में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वे दीवारों के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि वे स्टेरॉइड पर हो। आदर्श ने सिर हिलाया। यह पता चला कि विभिन्न यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रणालियां थी।
प्राचीन राजधानी में यहाँ एक यूनिवर्सिटी काफ़ी दिलचस्प थी, जिसमें छात्रों को ज़ॉम्बी के आधार पर रैंकिंग दी जाती थी। जितने हाई लेवल के ज़ॉम्बीज का वे शिकार करेंगे उतनी ज़्यादा रैंकिंग हाई मिलेगी। रैंकिंग के अलावा छात्रों को समय समय पर बाहरी दीवारों पर ड्यूटी पर जाने के लिए कहा जाता था। आज रात मेरी बारी है, लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं, मैं बहुत दूर से यहाँ तक आई हूँ, कायरा ने अप्रिय रूप से कहा। आदर्श ने हंसते हुए कहा, फिर तो मैं खुश हूँ। क्या आपने पर्याप्त अंक प्राप्त कर लिए हैं? यदि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आपको स्कूल से इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, कुणाल ने कहा। मासिक संसाधन वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए एक साथ इकट्ठा होना दुर्लभ है। वास्तव में मुझे आप सभी की बहुत याद आई, कायरा ने कहा। शब्द सुनने के बाद हर कोई चुप हो गया, लेकिन किसी तरह से वे सभी कायरा की बात से सहमत थे। हाई स्कूल में हर कोई अपना मैजिक अवेक करेगा, मैजिक के बारे में सीखेगा और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करेगा। वे साथ साथ जंगलों में ट्रेनिंग लेने जाते थे, लेकिन पलक झपकते ही कई साल बीत गए। मैजिशियन के रूप में विशेष रूप से उच्च स्तर हासिल करने के बाद उनका जीवन दुख और चिंता से रहित नहीं था, जैसा कि उन्होंने एक बार उम्मीद की थी। इसके बजाय वे और भी अधिक जीवन और मृत्यु की स्थितियों में लगे रहे। यह समझ में आया हेडमास्टर ने अपने हाई स्कूल में कदम रखने के पहले दिन से ही सभी को एक मैजिशियन की जिम्मेदारी बता दी थी। आम लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मैजिशियनों के लिए ऐसा नहीं था। आदर्श ने पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत मौतें देखी है। उसने कल ही गांव वालों की मौतें देखी थी, लेकिन उसे अभी भी खाना, सोना और अपना जीवन जारी रखना था। वो क्या कर सकता था? वैसे क्या समर्थ भी आपके समान स्कूल में नहीं पढ़ रहा? कुछ याद आने के बाद हेमंत ने कायरा के विषय को बाधित कर दिया। कुणाल ने हेमंत की ओर घूर कर देखा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि समर्थ के साथ क्या हुआ था। क्या उसे सचमुच अब इसका उल्लेख करना होगा? कार्तिक और हेमंत एक दूसरे के बेहद करीब थे। जब हेमंत ने समर्थ के नाम का उल्लेख किया तो हर कोई कार्तिक के चेहरे पर कांपते हुए भाव देख सकता था। गहरी सांस लेने के बाद कार्तिक ने आदर्श से सख्ती से पूछा, इतने समय के बाद मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे भाई की मृत्यु कैसे हुई। आदर्श, तुम निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं, है ना? यह ठीक है, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। समर्थ से जुड़ी घटना को याद करते ही आदर्श का दिल बैठ गया। उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की और जवाब दिया, मैंने उसे जला दिया। तुमने उसे जला दिया? सभी ने चौड़ी आंखों से आदर्श को देखते हुए कहा। आदर्श ने सभी को पूरी घटना बताई, जिससे वे काफी देर तक अवाक रह गए। इसे भूल जाओ। मुझे यकीन है कि अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो वह अभी भी वही चीज चुनेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कार्तिक ने आह भरते हुए कहा। शैतान नगरी बहुत घटिया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन सबको भी मार डालूंगी, कायरा ने दांत भींचते हुए कहा। शैतान नगरी का जिक्र आते ही पूरा कमरा गुस्से और नफरत से भर गया। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनका शैतान नगरी से कोई मुकाबला नहीं है। वे केवल अपने कल्टीवेशन में सुधार करने और शैतान नगरी को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते थे, जब उन्होंने फिर से अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। धिक्कार है। मैं उनके बारे में सोचकर ही क्रोधित हो गया हूँ। कायरा, क्या तुम आज रात ड्यूटी पर नहीं हो? हम आपके साथ दीवारों पर क्यों नहीं जाते और अपना गुस्सा ज़ॉम्बीज पर क्यों नहीं उतारते? इसे ऐसे समझे कि हम प्राचीन राजधानी और देश पर भी उपकार कर रहे हैं, कार्तिक ने सुझाव दिया। तो हम करेंगे तो हम और दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, हेमंत ने कहा। दूसरी जगह तुम्हारी तो यह बेकार है कि जब हम पुराने सहपाठियों के साथ इकट्ठा होते हैं तो हमें बस खाना होता है और हर किसी की तरह गाने सुनने चला जाना होता है।
ज़ॉम्बी को मारना और स्तर ऊपर उठाना अधिक रोमांचक है, हम मैजिशियन है, कार्तिक ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदर्श ने हल्की हंसी के साथ कहा। मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। ग्रामीणों के साथ जो कुछ हुआ था उसके कारण आदर्श के मन में अभी भी ज़ॉम्बीज के प्रति द्वेष था। वह अपना बदला लेने के लिए किसी ज़ॉम्बी को मारने का इंतजार नहीं कर सकता था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल बढ़िया फ्रंटिंग। डिनर के बाद समूह कायरा के पीछे भारी दीवारों तक गया। उसे शहर के उत्तर पश्चिम की दीवारों के कोने पर नियुक्त किया गया था। यह ज़ॉम्बीज की संख्या सामने वाले ज़ॉम्बीज की संख्या जितनी अधिक नहीं थी, इसलिए यह छात्रों को ट्रेनिंग करने और रैंकिंग पर चढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त था। समूह ने कायरा का उसके स्थान तक पीछा किया। पास की जगह एक रिहायशी इलाका था जिसमें ज्यादातर छोटे पुराने घर थे। बहुत ऊंचाई से नीचे देखने पर पूरे क्षेत्र को कवर करने वाली सड़कें दिखाई दे रही थी, जो क्षेत्र को टोफू के टुकड़ों की तरह 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही थी। कायरा का स्थान पश्चिमी दीवारों और उत्तरी दीवारों के बीच का चौराहा था। दीवारें चौड़ी थी, ऊपर सड़कें थी, वे दीवारों पर एक दूसरे के समानांतर कुछ वाहन आसानी से चला सकते थे। दीवारें भी बिल्कुल सीधी थी। कोने पर खड़े होकर किसी भी दिशा में नजर डालने पर दीवारें बस एक राजमार्ग की तरह महसूस होती है, जिससे एक तरफ घनी आवासीय इमारतें दूर तक फैली हुई है। दीवारें भी बहुत लंबी थी, जिनका दूर दूर तक कोई अंत नजर नहीं आता था। कोई रोशनी की 2 पंक्तियों को तब तक सघन होते हुए देख सकता था जब तक कि वे अंधेरे में गायब नहीं होगी। रात के समय दीवारों पर मैजिशियनों के समूह पहरा देते थे। कभी कभी स्पिलों की चमक अंधेरे में चमकती थी, जैसे आकाश में आतिशबाजी फूट रही हो, जिसके बाद जमीन पर जोरदार धमाके होते थे, जहां अंधेरे में मांस और खून बिखर जाता था। यह कॉर्नर गार्ड टावर है, अन्य छात्रों को अंदर होना चाहिए। कायरा ने समूह को इमारत तक पहुंचाया। गार्ड टावर का निर्माण दीवारों के ठीक बीच चौराहे पर किया गया था। इसका उपयोग संभवतः आराम और पुनः पूर्ति के लिए किया जाता था। जगह के टॉप पर एक अवलोकन टावर बना दिया गया था, जिसमें हेवनली ईगल बैटल मैजिशियन ड्यूटी पर थे। सफेद हेवनली ईगल अपने पंख निकाले हुए अवलोकन टावर के टॉप पर बैठा था, लेकिन उसकी तेज नजरें अंधेरे पर टिकी थी। जैसे ही वे गार्ड टावर में दाखिल हुए, उन्होंने लोगों को इधर उधर घूमते देखा। भीड़ में मैजिक संघों के मैजिशियन, हंटर, बैटल मैजिशियन, प्रशिक्षु, छात्र शामिल थे। यह बस एक छोटे आपूर्ति स्टेशन की तरह महसूस हुआ, जिसमें मेडिसिन, इक्विपमेंट्स और ताज़ा लूट बेचने वाले स्टॉल थे। भीड़ को पार करने के बाद कायरा समूह को दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में कुछ लोग बैठे थे। उनके पहनावे से कोई भी आसानी से बता सकता है कि वे यूनिवर्सिटी से थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्कूल के बैज भी अपनी छाती पर लगा रखे थे। प्रत्येक संस्थान के अपने बैज होते थे और बैज का रंग आमतौर पर उस एलिमेंट स्कूल को दर्शाता था जिसमें छात्र थे। इसके अलावा बैज पर रेखाएं उनके स्तर को दर्शाती थी। बैज के समान मैजिक एसोसिएशन, हंटर यूनियन और सेना के पास अभी भी अपने लोगों की पहचान और स्तर को इंगित करने के लिए बैज थे। मैजिशियनों के लिए टीम बनाना आवश्यक था, चाहे वह मिशन खोज को पूरा करने के लिए हो। अधिकांश लोग बैज को अपनी छाती पर पहनते हैं ताकि लोग उन्हें आसानी से देख सके। कायरा ने हमेशा अपना स्कूल बैज पहना हुआ था। बैज में एक फ्लेम का आकार था, जिसका अर्थ था कि वह एक इंटरमीडिएट फायर मैजिशियन थी। बीच में 2 रेखाओं का मतलब था कि उसका फायर एलिमेंट नेबुला 2 स्तर का था। इस प्रकार यह दर्शाता है कि वह स्तर 2 की इंटरमीडिएट फायर मैजिशियन थी। कायरा डिनर में आदर्श का बैज देखने के लिए उत्सुक थी, फिर भी उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पहना था। उसके पास अब उसकी कल्टीवेशन का निरीक्षण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श ने पता लगाया था कि शहर के अधिकांश लोग अपना बैज पहनते थे, जैसे कि यह किसी प्रकार का नियम हो।
जैसे ही कायरा दूसरों को अपने सहपाठियों से मिलवाने वाली थी तभी एक अमित्र आवाज बोली, बिना बैज वाले लोगों को तुरंत चले जाना चाहिए। अनधिकृत कर्मियों को यहाँ अनुमति नहीं है। बोलने वाला व्यक्ति बीच में बैठा थोड़ा मोटा युवक था। वह काफी अच्छे कपड़े पहने हुए था और स्पष्ट रूप से गर्वित दिख रहा था। सीनियर जियांग, वे हाई स्कूल में मेरे सहपाठी है। वे सभी मैजिशियन है। वे मेरी ड्यूटी में हेल्प करने के लिए यहाँ है। कायरा ने मोटे युवक से जल्दी से कहा। तब उनसे कहो कि वे अपने बैज पहने। मैजिक एसोसिएशन चाहता है कि हर कोई नियमों का सख्ती से पालन करे, अन्यथा हमें उनके लोगों द्वारा डांटा जाएगा। स्कार्फ पहने एक सुंदर आदमी ने हस्तक्षेप किया। कायरा यहाँ के नियमों से अच्छी तरह परिचित थी। उन्होंने कार्तिक और हेमंत की ओर देखा और कहा, क्या आप अपना बैज लाए हैं? दोनों ने तुरंत अपने बैज निकाले और उन्हें अपनी छाती पर पिन कर दिया। वे दोनों बेसिक मैजिशियन थे। इस प्रकार उनके बैज दूसरों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। जियांग नामक व्यक्ति ने भुआं चढ़ाकर कहा, हमारी टीम आज रात दीवारों के बाहर जा रही है। आपको कम से कम इंटरमीडिएट मैजिशियन बनना होगा। क्या तुम दोनों आज रात ज़ॉम्बीज को खाना खिलाने की योजना बना रहे हो? हेमंत और कार्तिक शब्द सुनने के बाद तुरंत शर्मा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। यह ठीक है, आप दोनों दीवारों के करीब हमारा समर्थन करेंगे। जब हम बाहर निकलेंगे तो हम कार्यभार संभाल लेंगे, कुणाल ने दोनों से कहा। ठीक है, जरूर, हेमंत ने सिर हिलाया। दोनों को काम बांटने के बाद जियांग नामक छात्र ने कोई टिप्पणी नहीं की। वह अपनी असंतुष्ट निगाहें हटाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र आदर्श पर पड़ी, जिसने अभी भी अपना बैज नहीं निकाला था। उन्होंने तुरंत आदर्श की ओर देखा और कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? क्या तुम बहरे हो? क्या आपको लगता है कि दीवारों के बाहर मजा है? आदर्श ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान देने से पहले, जियांग की बात पूरी होने से पहले, कायरा ने तुरंत हस्तक्षेप किया। आपका दोस्त बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है। आदर्श ने उदासीनता से मुस्कुराया और बस अपनी जेब से एक बैज निकाला। चूंकि आदर्श को केवल अपनी पहचान साबित करने के लिए बैज निकालने की जरूरत थी, इसलिए वह इतना अहंकारी नहीं था कि अपने चारों बैज उठा ले। उसने बेतरतीब ढंग से एक को उठाया और उसे बाहर निकाला, जो शैडो एलिमेंट का बैज निकला। सेकंड लेवल इंटरमीडिएट मैजिशियन, तो आप अच्छे हैं। सुंदर छात्र मुस्कुराते हुए यह कहते हुए काफी सहज लग रहा था। वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के नए छात्रों का प्रतिनिधि है, कायरा ने जोड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के नए छात्रों का प्रतिनिधि केवल सेकंड लेवल इंटरमीडिएट मैजिशियन है। लगता है कि यह यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक का मानक है। जियांग ने मजाक उड़ाया, जिससे ने आदर्श के सेकंड लेवल शैडो एलिमेंट के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। ठीक है, यह काफ़ी है। हमें अपने आदेश प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अब किसी भी समय आ जाना चाहिए। हंटर का बैज पहने लगभग 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति छात्रों वाली टीम का कप्तान था, क्योंकि ज़ॉम्बी से निपटने के दौरान उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी। कार्तिक आदर्श के पास आया और फुसफुसाया, आदर्श, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। आपका सहायक एलिमेंट शैडो एलिमेंट पहले से ही इंटरमीडिएट स्तर में सेकंड लेवल पर है। क्या इसका मतलब आपके 2 मुख्य एलिमेंट है? वे थोड़े ऊंचे हैं। आदर्श ने कार्तिक के सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। कार्तिक हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसने जल्दी ही बुरी मुस्कान दिखाई और कहा, कायरा का सीनियर अपने आप में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जब आप उसे अपनी असली ताकत दिखाते हैं अपने सहायक एलिमेंट आदर्श का बैज हटाकर, आप वास्तव में एक एक्सपर्ट है। अच्छा फ्रंटिंग। मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, मैंने बस एक को चुना। बस एक को चुना? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है। यार ठीक है, आपको ऐसे करने का अधिकार है, कार्तिक ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।